रूस यूक्रेन वॉर, जो पहले से ही एक बहुत ही खतरनाक और लंबी चलने वाली जंग थी, 4 अगस्त 2025 को एक चौंकाने वाला नया मोड़ ले लिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पोस्ट किया। उन्होंने सीधा और उत्तेजक एयर ऑफ लगाया। उन्होंने दावा किया कि फॉरेन मर्सनरीज, जिनमें काफी सारे पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे, खारकायव रीजन में रशियन फोर्सेस के साथ एक्टिवली लड़ रहे थे। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। जेलेंस्की ने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कई अफ्रीकी देशों का नाम लिया कि ये देश इन किराए के सैनिकों के सोर्स थे। इस दावे ने तुरंत इंटरनेशनल कम्युनिटी में हलचल मचा दी और चल रही वॉर में एक कॉम्प्लिकेटेड और वोलेटाइल नया डायमेंशन जोड़ दिया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की का ये डिक्लेरेशन सिर्फ एक बैटलफील्ड अपडेट से कहीं ज्यादा था। ये इंफॉर्मेशन वॉर में एक कैलकुलेटेड मूव था जो फरवरी 2022 से फिजिकल लड़ाई के साथ साथ चल रही है, पाकिस्तान को खास तौर पर मेंशन करके, जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक बड़ा नॉन नाटो एलाय है। जेलेंस्की डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे थे और रूस के रिक्रूटमेंट एफर्ट्स की ग्लोबल रीच को हाईलाइट कर रहे थे। उनका टोन बहुत ही कॉन्फिडेंट था। उन्होंने कसम खाई कि यूक्रेन हर अपराधी को जिम्मेदार ठहराएगा, चाहे उनकी नेशनलिटी या वो जिस झंडे के नीचे लड़े हों, कुछ भी हो। ये एयर ऑफ हेडलाइंस बटोरने और जिन देशों का नाम लिया गया था, उन्हें अपनी पोजीशन पब्लिकली क्लियर करने पर मजबूर करने के लिए बनाया गया था, ताकि रूस को वोल्टेज टेरर और अलग थलग किया जा सके। खार्किव ऑफेंसिव का खास जिक्र इस पॉलिटिकल फायर स्टॉर्म में एक मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट भी जोड़ता है। ये ईस्टर्न फ्रंट वॉर के सबसे खतरनाक थिएटर्स में से एक रहा है, जिसमें दोनों साइड्स ने एक इंच जमीन के लिए लड़ने में बहुत रिसोर्सेज लगाए हैं। मर्सनरी इन्वॉल्वमेंट के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन जेलेंस्की का खास तौर पर कुछ देशों का नाम लेना, खासकर पाकिस्तान का, एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन है। ये बताता है कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस को लगता है कि उनके पास एक डाइवर्स इंटरनेशनल फोर्स है जो रूस की ताकतों को बढ़ा रही है। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कीव और उसके अलाइज के लिए मिलिट्री स्ट्रेटजी और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट दोनों को कॉम्प्लिकेट करता है। इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ये दावे कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ते दायरे की एक डिस्टर्बिंग पिक्चर पेश करते हैं। पूर्वी यूक्रेन में पाकिस्तानी लड़ाकों के शामिल होने का विचार, जो अपने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से बहुत दूर हैं, उनकी मोटिवेशन, रिक्रूटमेंट और उनकी होम गवर्नमेंट से ऑफिशियल सैंक्शन या उसकी कैमी के बारे में गहरे सवाल उठाता है। जेलेंस्की का स्टेटमेंट एक शक्तिशाली रिमाइंडर था कि वो सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संघर्ष नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल इवेंट जिसमें दुनिया भर के एक्टर्स और इंटरेस्ट शामिल हैं, अक्सर छिपे हुए और अनऑफिशियल कैपेसिटीज में। दुनिया का ध्यान अब सिर्फ कीव पर ही नहीं, बल्कि इस्लामाबाद पर भी टिक गया था, एक जवाब का इंतजार कर रहा था। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के विस्फोटक आरोपों पर इस्लामाबाद का जवाब तुरंत, साफ और तेज था। 5 अगस्त को, जिस दिन यह दावा ग्लोबल न्यूज नेटवर्क्स पर गूंजा था, पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक जोरदार स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताते हुए साफ तौर पर खारिज कर दिया और यूक्रेनी लीडरशिप के पब्लिक स्टेटमेंट पर गहरी निराशा व्यक्त की। ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रलिटी की एक कंसिस्टेंट और प्रिंसिपल्ड पोजीशन बनाए और की स्टेटमेंट में इस बात पर जोर दिया गया कि खाइव ने ऐसे गंभीर आरोप को साबित करने के लिए कोई एविडेंस शेयर नहीं किया था, जिससे यूक्रेनी दावा इस्लामाबाद के अनुसार निराधार प्रोपेगेंडा बन गया। पाकिस्तानी सरकार सिर्फ एक सिंपल इनकार पर नहीं रुकी। फॉरेन मिनिस्ट्री ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए यूक्रेनी सरकार से फॉर्मली कांटेक्ट करने और आरोपों के लिए क्लैरिफिकेशन और सबूत मांगने की अपनी मंशा की घोषणा की। ये कदम
प्रूफ का बोझ कीव पर वापस डालने और डिप्लोमेटिक फॉलआउट को मैनेज करने का एक साफ प्रयास था। डायलॉग शुरू करने की पहल करके इस्लामाबाद ने अपनी पोजीशन में ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस की इमेज पेश की। कोर मैसेज साफ था, पाकिस्तान इस यूरोपीय वॉर का पक्षकार नहीं है और इसमें घसीटे जाने से नाराज है, खासकर पब्लिक आरोपों के जरिए जिसमें उसकी राय में कोई फैक्चुअल बेसिस या डिप्लोमेटिक शिष्टाचार नहीं है। न्यूट्रलिटी का यह मजबूत बचाव पाकिस्तान की हालिया फॉरेन पॉलिसी का एक आधारशिला है, खासकर यूक्रेन वॉर के संबंध में। शुरुआत से ही इस्लामाबाद ने मुश्किल डिप्लोमेटिक पानी को सावधानी से नेविगेट किया है, रूस और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच किसी भी पक्ष का समर्थन करने से बचा है। उसने डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए एक शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है, एक ऐसा स्टैंड जिसे उसने जेलेंस्की को दिए अपने जवाब में दोहराया। सरकार का स्टेटमेंट दुनिया को इस लंबे समय से चली आ रही पोजीशन की याद दिलाना था, जिसका मकसद किसी भी अटकल को शांत करना था कि पाकिस्तान ने गुप्त रूप से खुद को मॉस्को के साथ जोड़ लिया होगा। इनकार की स्विफ्टनेस और स्ट्रेंथ उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग और उसके जटिल संबंधों के नेटवर्क को बचाने के लिए महत्वपूर्ण थी। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के पीछे ऐसी चिंताओं का गहरा डर है जो ऐसे आरोप पैदा कर सकते हैं। एक ऐसे राज्य के रूप में लेबल किया जाना जो मर्सनरीज को एक्सपोर्ट करता है, भले ही अनौपचारिक रूप से, गंभीर डिप्लोमेटिक और आर्थिक प्रभाव डाल सकता है। यह पश्चिमी भागीदारों को अलग कर सकता है, IMF जैसे संस्थानों के साथ वित्तीय बातचीत को जटिल बना सकता है और देश की इमेज को खराब कर सकता है। इसलिए यह खंडन सिर्फ एक राजनीतिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय क्षति को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य था। इस्लामाबाद की रणनीति इस कहानी को दृढ़ता से और तेजी से बंद करना था, इसे एक निराधार बदनामी के रूप में प्रस्तुत करना और वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार गैर गुटनिरपेक्ष अभिनेता के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करना था। जेलेंस्की का आरोप, चाहे वह बैटलफील्ड इंटेलिजेंस पर आधारित हो या डिप्लोमेटिक कैलकुलेशन पर, किसी खाली जगह से नहीं आया था। यह पाकिस्तान और रूस के बीच संबंधों में एक उल्लेखनीय और रणनीतिक गर्माहट के समय आया था। दशकों तक दोनों राष्ट्र शीत युद्ध के विपरीत पक्षों पर थे, लेकिन हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक पुनर्गठन देखा गया है। यह बदलाव पाकिस्तान की अपनी विदेश नीति को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन पर अपनी पारंपरिक निर्भरता से परे विविधता लाने की इच्छा और रूस के अपने एशिया की ओर झुकाव से प्रेरित है। बढ़ती साझेदारी आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों में सबसे अधिक दिखाई देती है, जो हितों के दीर्घकालिक रणनीतिक अभिसरण को दर्शाती है। इस गहरे सहयोग का एक ऐतिहासिक उदाहरण जेलेंस्की के दावे से कुछ ही हफ्ते पहले आया था। 10 जुलाई 2025 को दोनों देशों के अधिकारियों ने कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए मॉस्को में एक बड़ा समझौता किया। यह सुविधा सिर्फ कोई औद्योगिक संयंत्र नहीं है, इसे मूल रूप से 1970 के दशक में सोवियत सहायता से बनाया गया था और यह पिछले सहयोग के युग का एक शक्तिशाली प्रतीक है। 21वीं सदी में रूसी मदद से इसे पुनर्जीवित करना एक शक्तिशाली राजनीतिक और आर्थिक बयान है। यह सौदा रियायती रूसी तेल और गैस के बारे में चर्चा के साथ एक ऐसे संबंध को दर्शाता है जो अस्थायी जुड़ाव से एक अधिक ठोस रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। मॉस्को के साथ यह विकसित गतिशीलता यूक्रेनी आरोपों के लिए एक संभावित संदर्भ प्रदान करती है। काइव के दृष्टिकोण से रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने वाला कोई भी राष्ट्र मॉस्को के युद्ध प्रयासों को अप्रत्यक्ष रूप से सक्षम करने के रूप में देखा जा सकता है। स्टील मिल्स सौदे के तुरंत बाद अरब का समय पाकिस्तान पर दबाव डालने और अन्य राष्ट्रों को यह संकेत देने का एक यूक्रेनी प्रयास हो सकता है कि रूस के साथ तालमेल बिठाने से डिप्लोमेटिक लागत आएगी। यह शून्य राशि लेंस को उजागर करता है जिसके माध्यम से कीव वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझदारी से देखता है। राष्ट्र या तो यूक्रेन के साथ हैं
या अपने करियाओं के माध्यम से संभावित रूप से इसके खिलाफ है। हालांकि पाकिस्तान के लिए यह एक नाजुक संतुलन है। देश एक साथ पश्चिम, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नेविगेट कर रहा है, जो सुरक्षा और आर्थिक मामलों में एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है। यह दोहरा जुदाव चुनौतियों से भरा है। उसी महीने जब पाकिस्तान रूस के साथ सौदों को अंतिम रूप दे रहा था, वह भारत के साथ सीमा पार तनाव के नतीजों और जटिल घरेलू राजनीतिक अफवाहों को भी संभाल रहा था। रूस के साथ बातचीत संबंध एक कैलकुलेटेड हेज हैं, एक बहुध्रुवीय दुनिया में अपने आर्थिक और ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है, लेकिन एक ऐसा कदम जो अनिवार्य रूप से अपने नए साथी के साथ संघर्ष में फंसे लोगों से जांच और संदेह को आकर्षित करता है। पाकिस्तानी फाइटर्स को लेकर यह विवाद विरोधाभासी आरोपों के इतिहास से और भी जटिल हो जाता है। मौजूदा दावों के एक चौंकाने वाले उलटफेर में पाकिस्तान पर 2023 में यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगा था। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एड इंटरसेप्ट की रिपोर्टों में एक गुप्त सौदे का लगाया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने काईव को महत्वपूर्ण आर्टिलरी शेल और रॉकेट प्रदान किए थे। यह व्यवस्था कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी, जिसने बदले में कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण बेल आउट पैकेज की सुविधा में मदद की थी। हालांकि पाकिस्तान ने उस समय इन रिपोर्टों से आधिकारिक तौर पर इनकार किया था, लेकिन उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर पेश की जो अपने स्वयं के दबाव वाले आर्थिक और रणनीतिक हितों की सेवा के लिए दोनों पक्षों को खेल रहा था। युद्धरत दोनों पक्षों के आरोपों का यह इतिहास अंतरराष्ट्रीय हथियारों के प्रवाह और गठबंधनों की जटिल और अक्सर अपारदर्शी प्रकृति को दर्शाता है। रूस यूक्रेन युद्ध में विदेशी लड़ाकों की उपस्थिति अब तक एक अच्छी तरह से प्रलेखित घटना है। यूक्रेन ने युद्ध की शुरुआत में एक अंतर्राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी, जिसने यूरोप, अमेरिका और अन्य जगहों से हजारों स्वयंसेवकों को आकर्षित किया था, जो रूसी आक्रमण के खिलाफ देश की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित थे। इन लड़ाकों को काइव द्वारा खुले तौर पर उन नायकों के रूप में सराहा गया है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आह्वान का जवाब दिया है, जो इसकी सैन्य संरचना का एक औपचारिक हिस्सा है। और विभिन्न हिस्सों से लड़कों की भर्ती करने का आरोप लगाया गया है। यह अक्सर कम पारदर्शी साधनों के माध्यम से। रिपोर्टों में लगातार मध्य एशिया, मध्य पूर्वी और अफ्रीका से सैनिकों की भर्ती की ओर इशारा किया गया है। कभी कभी वैगनर समूह जैसी निजी सैन्य कंपनियों के माध्यम से और अन्य समय में गरीब या संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से सीधी भर्ती के माध्यम से। इन लड़ाकों को अक्सर उच्च वेतन या रूसी नागरिकता के वादे से लुभाया जाता है। इस प्रकार युद्ध का मैदान एक वैश्विक क्षेत्र बन गया है, जहां दर्जनों राष्ट्रों के सैनिक अपने घरों से दूर कारणों के लिए लड़ते और मरते हैं। आखिरकार प्रेसिडेंट जेलेंस्की के दावे के पीछे की सच्चाई युद्ध के कोहरे में छिपी हुई है। यह पूरी तरह से संभव है कि कुछ पाकिस्तानी व्याख्याताओं को राज्य की मंजूरी के बिना रूसी मध्यस्थों द्वारा भर्ती किया गया हो। यह भी संभव है कि यह दावा रूस पाकिस्तान संबंधों को बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया एक रणनीतिक संदेश हो। वैश्विक पर्यवेक्षक के लिए यह प्रकरण आधुनिक भू राजनीति में एक शक्तिशाली सबक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रों के बीच संबंध शायद ही कभी सरल या द्वंद्वाधारी होते हैं। वे प्रतिस्पर्धी हितों, ऐतिहासिक संबंधों और व्यावहारिक समझौतों के जटिल जाल होते हैं। हर दावे और प्रतिदावे की आलोचनात्मक जांच की जानी चाहिए, इस समझ के साथ कि युद्ध में सत्य अक्सर पहाला और सबसे लगातार शिकार होता है।